हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रियांशु सेठ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं। ये चैप्टर आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है और छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से और ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ईजिली एग्जाम में 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक। और ये जो एनपीओ चैप्टर है ये आपने जो भी क्लास 11th में जो पढ़ा था उसी से मिलता जुलता आपका ये चैप्टर है। बस आपने जो क्लास 11th में पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ पे आप एनपीओ के बारे में पढ़ो कि जो एनपीओ है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं और इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एनपीओ एनपीओ देखो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ये ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है। ये अब जो सर्विस होता है ये अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अगर हम मीनिंग में देखें तो एनपीओ रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी and are set up as charitable institutions which functions without profit motive। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन से मतलब एनपीओ का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करता है, ठीक, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, ठीक है। और ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के रूप में सेट होता है, सेट किया जाता है, मतलब सेटअप किया जाता है। अगर हम एनपीओ की बात करें तो आपका हॉस्पिटल, स्कूल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, क्लब, ये सब एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हॉस्पिटल में हमें मेडिकल की सर्विसेज दी जाती हैं, स्कूल में हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाती है। अगर क्लब की बात करें तो क्लब में हमें स्पोर्ट, अगर क्लब है तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिलती है। ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होते हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़ होती है, उनसे हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है। तो ये एनपीओ है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर हम एनपीओ के फीचर्स की बात करें तो एनपीओ के बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे पहला फीचर है मेन एम इज सर्विस। जैसे मैंने बताया कि जो एनपीओ है मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। तो सेम चीज़ वही है कि जो मेन एम है उनका सर्विस है। ये जो सेटअप किए जाते हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या तो ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अपने सर्विसेज के लिए नॉमिनल चार्ज लेते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के। अगर हम सेकेंड फीचर्स की बात करें तो आपका सेकेंड फीचर है फॉर्म। जो ये एनपीओ है मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के रूप में सेटअप किए जाते हैं या फिर वेलफेयर सोसाइटी के रूप में सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। अगर थर्ड फीचर की बात करें तो थर्ड फीचर है आपका सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, अब हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैं आपको बता दूं कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है दोनों एक दूसरे से अलग माने जाते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अपने मेंबर से सेपरेट होता है, ठीक। अगर किसी नए मेंबर की का एडमिशन होता है या फिर कोई जो मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है या कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ देता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशंस के वर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही है आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर हम फोर्थ फीचर की बात करें तो आपका फोर्थ फीचर है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो सारे मेंबर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब कंट्रोल और मैनेज तो नहीं कर सकते। तो जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब किसी एक मेंबर को चूज करते हैं, और वो मेंबर जो होता है इलेक्शन होता है मतलब वोट होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ वोट से जीतता है वो मतलब वो मेंबर जो होता है सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल और मैनेज करता है, ठीक। अगर फिफ्थ फीचर की बात करें तो फिफ्थ फीचर है आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम। देखो
जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे जो गुड्स होता है उसको परचेजिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ना ही किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो इनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स एक्सेट्रा। देखो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होते हैं वो ईयरली फीस पेमेंट करते हैं, ठीक है, फीस पे करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने रहने के लिए, तो वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जैसे कि आपको हॉटस्टार पे क्रिकेट देखना है, ठीक, तो आप हॉटस्टार पे क्रिकेट देखने के लिए क्या करते हो, उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो। वैसे ही जो मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर्स बने रहने के लिए कुछ फीस पेड करते हैं, जिनको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। डोनेशंस की अगर बात करें तो आपको डोनेशंस दिए जाते हैं, मतलब डोनेशंस मिलते हैं, पब्लिक के साइड से मिल सकता है या फिर गवर्नमेंट अगर आपको डोनेट करती है तो ग्रांट्स की अगर बात करें, मतलब डोनेशन जनरली आपको पब्लिक से ही मिलते हैं, ठीक। जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है इनका सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशंस होता है और ग्रांट्स की बात करें तो ग्रांट जैसे जो गवर्नमेंट होता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब जो गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो उसको हम ग्रांट्स बोलते हैं। तो ये जो आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम, आप ये एनपीओ के मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। एक और मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास जो फंड है, वो फंड अगर कहीं आउटसाइड में लगाते हैं, ठीक, इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट से उनको जो इनकम होता है वो भी इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर है आपका सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। देखो सरप्लस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जैसे मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में जो इनकम होता है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है, मतलब अगर इनकम ऑर्गेनाइजेशंस की ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो जो डिफरेंस होता है वो सरप्लस होता है, ठीक। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि जो प्रॉफिट होता था वो सारे, मतलब जो ओनर्स होते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता था, ठीक है, ओनर सारे प्रॉफिट को ले लेता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर सरप्लस होता है यहाँ पे, तो सरप्लस किसी भी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि कैपिटल फंड में, जो ऑर्गेनाइजेशंस का कैपिटल फंड होता है उसमें जाकर ऐड कर दिया जाता है, ना कि मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। अगर सेवंथ फीचर्स की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। देखो अब एनपीओ जैसे मैंने बताया कि ये बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक, ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं, इनके लिए भी मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, ये भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, पर ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, बल्कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक। ये इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एनपीओ का। तो जैसे एट द एंड ऑफ जो मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, सेम एट इज जो एनपीओ होते हैं वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि जो उनका इनकम है, ठीक, उनका इनकम जो है वो उनके एक्सपेंडिचर को मीट कर रहा है या नहीं, मतलब उनका जो इनकम इतना है कि नहीं कि उनके सारे एक्सपेंसेस को मीट कर सके, पूरा कर सके, ठीक है, ये जानने के लिए वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब हम एक एक करके सारे मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को देखेंगे, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आपका एक स्टेटमेंट है जो कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करता है एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड में जो ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनेंशियल पोजीशंस होता है वो बैलेंस शीट शो करता है, ठीक है। अब बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से प्रिपेयर किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
जो मतलब जो रेवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो आइटम लेफ्ट हो जाते हैं मतलब जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम बच जाते हैं उन आइटम को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अब वो कौन से आइटम होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू नेचर के जो रिकरिंग नेचर के आइटम जो होते हैं उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, और जो आइटम बच जाते हैं, जो ट्रांजेक्शन बच जाते हैं, उनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, बैलेंस शीट जो होता है आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो होता है वो कैपिटल फंड होता है। जैसे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता था उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता था वो कैपिटल होता था, पर यहाँ पे हम कोई भी कैपिटल टर्म यूज नहीं करते बल्कि क्या यूज करते हैं? कैपिटल फंड यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो फंड होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के वेलफेयर के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस का जो गोल होता है उसको पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करें तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम लायबिलिटी, जितने भी लायबिलिटीज हैं और कैपिटल फंड है वो रिकॉर्ड करते हैं, वो लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में जो एसेट्स है, चाहे वो करेंट एसेट्स हो या फिक्स्ड एसेट्स हो, जो भी एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशंस में उसको हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपका कैश है, अगर आपका कोई फिक्स्ड एसेट्स है, कोई कंप्यूटर्स है वगैरह, बिल्डिंग है, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ करते हो रिकॉर्ड? एसेट साइड में। अगर आपने मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में कोई इन्वेस्टमेंट किया ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो वो सारे आइटम्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट था। अभी इसके पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डिस्कस किया था। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स की जो कि एनपीओ में यूज होते हैं। तो कौन कौन से आइटम यूज होते हैं? जैसे सब्सक्रिप्शन, लीगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंट्रेंस फीस, और भी बहुत सारे हैं। तो सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मेंबरशिप फीस होता है। जो मेंबर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने रहने के लिए फीस पे करते हैं। ठीक है, तो वो फीस जो होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है। तो देखो कोई भी ट्रांजेक्शन्स, ये मतलब आपने क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो सेम एट इज कुछ डेबिट होता है तो कुछ क्रेडिट होता है, मतलब उसी अमाउंट से वो जो ट्रांजेक्शन्स होता है डेबिट होता है और फिर क्रेडिट भी होता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शंस हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। एक कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशंस का इनकम है, ऑर्गेनाइजेशंस को रिसीव होगा, तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो अमाउंट जाएगा जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन को हम दो जगह शो करेंगे, डेबिट साइड के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक, अगर हम लीगेसी की बात करें तो लीगेसी क्या होता है? जैसे जो मेंबर्स होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनकी डेथ के बाद अगर कोई मनी या प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती है तो वो लीगेसी होती है। ठीक है, उसको हम लीगेसी बोलते हैं। तो जो लीगेसी होता है वो मतलब रिकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, वो नॉन रिकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन्स होता है, क्योंकि बार बार किसी मेंबर्स की तो डेथ होती नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर हर बार जितने भी मेंबर की डेथ होगी तो हमें कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव होगा। ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन्स होता है। तो जो लीगेसी होता है, जो लीगेसी का जो अमाउंट रिसीव होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जितने भी रिसिप्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, जितने भी रिसिप्ट्स या पेमेंट है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जैसे ये नॉन रिकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन्स है तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं, बल्कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड होता है उस कैपिटल फंड में हम लीगेसी के अमाउंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दो जगह शो करते हैं, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं और एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस की बात करें तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपका सब्सक्रिप्शन ही है, पर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो ईयरली मतलब पे करते हैं फीस को उस ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बने रहने के लिए। लेकिन लाइफ मेंबरशिप में जो अगर कोई मेंबर्स मतलब पूरे लाइफ टाइम के लिए अगर एक बार में ही फीस पे कर देता है तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस होता है। इस लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं मानते हैं, मतलब जो कैपिटल रिसिप्ट होता है, जैसे क्योंकि हमें
हमें बार बार तो जो होता है कि फीस तो नहीं मिलता है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, एक बार में ही सारा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम कैपिटल रिसिप्ट्स मानते हैं। तो इसको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक अलग हेड से लाइफ मेंबरशिप फीस लिखकर जो अमाउंट होता है वो बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है? अगर कोई एक नया पर्सन है और ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले एंट्रेंस फीस का पेमेंट करना पड़ता है। जैसे अगर हमें किसी भी स्कूल से कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमें उस कॉलेज के लिए एडमिशन फीस देने पड़ते हैं। उस कॉलेज के लिए हमें अगर किसी कॉलेज में एंट्रेंस होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एंट्रेंस फीस देना पड़ता है। तो सेम इट इज़ वैसे ही है, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जो मेंबर्स होते हैं वो एंट्रेंस फीस देते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन तो देते ही हैं, उसके अलावा फर्स्ट टाइम में वो एंट्रेंस फीस भी देते हैं, ठीक है। तो वो जो एंट्रेंस फीस होता है वो दो तरीके से ट्रीट होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट क्यों है? क्योंकि वो एक ही बार मिलता है, मेंबर से हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही रिसीव होता है, ठीक है, इसीलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, ठीक है। तो अगर कैपिटल रिसिप्ट माना गया है, अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसा लिखा है कि एंट्रेंस फीस को हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं तो उसको आप क्या करोगे? लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करोगे। मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में तो रिकॉर्ड होगा ही, ठीक है, उसके साथ साथ वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक। लेकिन अगर मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्यों है? क्योंकि ये हमें मेंबर्स से रिसीव होता है और जितने भी नए मेंबर्स, जब भी नए मेंबर्स आएंगे तो वो नए मेंबर्स क्या करेंगे? एंट्रेंस फीस फर्स्ट टाइम में पेमेंट करेंगे ही करेंगे, इसीलिए कुछ लोग इसको रेवेन्यू नेचर का आइटम मानते हैं। तो अगर कोई भी मतलब वो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है आपको, तो अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और अगर इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो ये आपका कुछ आइटम्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे और भी आइटम्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम डोनेशंस की बात करें तो डोनेशन आपका क्या होता है? जो आपको पब्लिक से डोनेशन मिलता है या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है या जनरल, अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस डिसाइड नहीं है तो वो आपका जनरल पर्पस के लिए हो जाता है, ठीक है। तो जो डोनेशन होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमें रिसीव होता है। और अगर मतलब डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, मतलब डोनेशन अगर बिल्डिंग के लिए दिया गया है या बताया गया है कि आपको इसलिए डोनेशन दिया जा रहा है, तो वो डोनेशंस का जो अमाउंट होगा वो लायबिलिटी साइड के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस डिसाइड नहीं है तो वो आपका जनरल डोनेशन होगा जो कि हम क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। अगर इंडोरमेंट फंड की बात करें तो इंडोरमेंट फंड क्या होता है? इंडोरमेंट फंड जैसे अगर कोई बकरीद या कोई गिफ्ट मिलता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो आपका क्या होता है? इंडोरमेंट फंड होता है। इंडोरमेंट फंड जो होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं इंडोरमेंट फंड के नाम से, ठीक। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स की बात करें तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं अगर उनको सेल किया जाता है, ठीक है, तो उनसे जो अमाउंट रिसीव होता है वो क्या होता है? कैपिटल रिसीव होता है। तो उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। अब दो जगह रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो पहला हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जो एसेट साइड में एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है 5000 का, ठीक, 5000 का फिक्स्ड एसेट है। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर है 5000 रुपीज़ का, ठीक है, जिसमें से 1000 रुपीज़ का आपको सेल किया गया है, ठीक है। तो जब 1000 रुपीज़ का आपको सेल कर दिया गया है तो जो हम एसेट साइड में अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे वो 5 फर्नीचर के अकाउंट में हम 4000 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, 5000 माइनस 1000, ठीक। तो हम एसेट साइड में क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे और डेबिट साइड के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे,
अगर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स मटेरियल, तो देखो न्यूज़पेपर अगर सोल्ड हो रहा है या स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये क्या है आपका कंज्यूमेबल गुड्स है, ठीक है। अगर कंज्यूमेबल गुड्स को सेल करने पे कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में तो जाएगा ही जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। देखो ऑनरेरियम क्या होता है, अगर कोई मतलब जो गेस्ट होते हैं या फिर कोई आउटसाइडर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर और एम्प्लॉय नहीं होता है, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशंस में आता है और उसके सम्मान के लिए जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है ऑनरेरियम होता है। अब जैसे कि आपके गेस्ट आ गए तो आप उनको क्या करोगे, कोई ना कोई चीज़ आप उनको कोई ना कोई गिफ्ट देते हो या माला वगैरह पहनाते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है एक्सपेंसेस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हर एक एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, तो वो जो एक्सपेंसेस होगा ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसेस होगा, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।